मॉर्निंग। मैं वाई जसवाल, आप सभी का फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज हम निरक्षीय स्थिति के बारे में देखेंगे। हम कल देखे थे अक्षीय स्थिति, आज हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। चलो देखते हैं, आज जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं। निरक्षीय स्थिति तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। तो ये निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति होता क्या है, इनका परिभाषा देखते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव के लंब अर्धक पर हो। कैसा हो? लंब अर्धक, लंबवत हो। ऐसे मतलब कि बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक बच्चों, अब उसके लिए हम डायग्राम देखते हैं निरक्षीय स्थिति का। तो इस देखते हैं, तो यहाँ जो वैद्युत द्विध्रुव बना रहता है वो दो आवेशों से क्या है, मिलकर बना होता है। जो आवेश क्या रहेगा, प्लस क्यू और क्या है, माइनस क्यू। तो इनको हम नामकरण दे देते हैं ए और क्या, बी। जो एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और क्या है, माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। तब इनके केंद्र क्या रहेगा, ओ से कैसे स्थित रहेगा, बिंदु पी लंब अर्धक, लंब अर्धक मतलब निरक्षीय स्थिति पर स्थित रहेगा। तब इनके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु क्या मानते हैं, पी लेते हैं, जिस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, एक बार ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तब इनका दिशा रहेगा क्या, ए से पी की ओर होगा। और उसके बाद बी के कारण, बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तब की कंडीशन में इनका जो दिशा रहेगा पी से बी की ओर होगा, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती, न कि ऋण से धन की ओर होती। तब की कंडीशन में इनका विद्युत क्षेत्र की दिशा E2 क्या होगा, P से B की ओर होगी। और ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ए से P की ओर होगी, क्या हो जाएगा ये E1। तथा दोनों आवेश कितना दूरी पर रहता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। ये इनका क्या कहलाती है, प्रभावकारी लंबाई जो रहता है L और L से क्या है मिलकर बनी होती है। ये हो गया इनका डायग्राम। अब उसके बाद जो मान लो जाए ये थीटा कोण से स्थित है, तो ये भी कितना कोण से स्थित रहेगा, थीटा कोण से। अब दोनों जो थीटा है यहाँ मतलब कि मिलेगा, इनका परिणामी क्या मान लो जाए ई। अब ये थीटा और थीटा दोनों जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और इनका परिणामी क्या है, मान लो जाए ई है। अब उसके बाद ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा क्या, E1। क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश क्या है इनका, Q है तो Q, और दूरी क्या है इनका, दूरी पर हम नहीं जानते। तो इसके कंडीशन क्या करेंगे, A से P, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ A और P पूरे का, इसका इनका दिशा क्या रहेगा, AP के अनुदिश हो जाएगी इनका दिशा। और ये समीकरण क्या बन जाएगा, पहला। इसी प्रकार हम देखेंगे क्या, B पर, इस पर B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश क्या है Q, अब इनके बीच की दूरी क्या है B और P। यहाँ क्या लिखेंगे, BP का स्क्वायर। और ये समीकरण हो जाएगा क्या, दो। इनका दिशा क्या होगा, PB के अनुदिश। ध्यान देना यहाँ ये दोनों थीटा कोण, ये भी कितना कोण से निर्मित है, थीटा कोण। अब इनका जो त्रिभुज बना है ये आर एल है, अब ये भी कितना है, एल। अब ये दोनों के मतलब की काम करेगा भुजा में आर और आर का।
तो यहाँ त्रिभुज में ये समरूप दिख रहा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, दोनों के मतलब की लंबाई एल है, सॉरी आर है, और दोनों की लंबाई एल है। तब की कंडीशन में कौन त्रिभुज बना है? समरूप त्रिभुज। तब यहाँ इनका परिणामी निकालेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इनका सूत्र बन जाएगा 2E1 cos थीटा। मतलब यहाँ आप लोग E1 भी लिख सकते हैं और E2, क्योंकि दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तब यहाँ क्या करना, आप लोग E1 के मान को रखने पर, तो मान को रखेंगे E बराबर ये 2, E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान क्या है? AP का स्क्वायर, और उसके क्या बच जाएगा? cos थीटा। अब यहाँ आपको AP और cos का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। वो कहाँ निकलेगा? एक त्रिभुज AOP में। तो क्या लिखोगे इसको? समकोण त्रिभुज AOP में। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, किसी भुजा का मान निकालना रहता है, जब दो भुजा का मान दिया रहता है, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करते हैं। तब यहाँ क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण के रूप में क्या है? AP। यहाँ क्या लिखोगे? AP का स्क्वायर बराबर लंब, लंब के रूप में क्या है? OP। तो यहाँ लिख देंगे क्या? OP का स्क्वायर, और आधार के रूप में क्या है? OA। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? OA का स्क्वायर। तो AP का मान निकालना, AP का स्क्वायर का, तो AP का स्क्वायर को हम चेंज नहीं करना है, OP का मान लिखना है यहाँ। तो OP का मान क्या है यहाँ? R। तो R का स्क्वायर धन OA का मान क्या है? L। यहाँ क्या लिख देना है? L का स्क्वायर। अब उसके बाद AP का मान निकाल, अब आ रहा है क्या? cos थीटा। तो cos का फिर से मान निकालना, तो इसी त्रिभुज से लेना है, त्रिभुज AOP में क्या लेना है? cos थीटा। cos का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार के रूप में क्या है यहाँ? O और A। तो OA हो जाएगा, और उसके बाद कर्ण के रूप में क्या है? A और P। AP हो गया। अब ये cos थीटा, OA का मान कितना है? A लिखेंगे। लेकिन यहाँ AP का मान हम नहीं जानते, लेकिन AP के स्क्वायर का मान जानते हैं, यही से हम AP का मान निकाल देते हैं। यहाँ से हो जाएगा AP बराबर वर्ग को घटा देंगे, इधर क्या बन जाएगा? कर्णी। क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर धन L का स्क्वायर। इस मान को हम यहाँ रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? AP का मान √R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब ये मान को आप यहाँ समीकरण दे देते हैं। समीकरण कितना हो जाएगा? ये वाला देते हैं समीकरण, क्या हो जाएगा? ये 3। तो समीकरण क्या करना? 3 में AP का स्क्वायर व cos थीटा के मान को रखने पर, अब मान को रखेंगे, ध्यान देना यहाँ E रहेगा, और ये 2 है, और उसका कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और उसके बाद Q का Q, और AP का स्क्वायर का मान कितना है? R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू cos है, और cos का मान कितना है? L/√R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। यहाँ तक तो मान लिखा गया। अब उसके बाद इनको तोड़ेंगे सूत्र रूप में, ये 2 को Q के साथ और L के साथ बनाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको क्या करेंगे? Q गुणा 2L कर देते हैं, और उसके नीचे क्या है? R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और इसके बाद रूट घटाएंगे तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसका आधार कितना है? 2 है, तो यहाँ कितना लिख देना है? 1/2 लिख देंगे। अब उसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं? क्योंकि Q गुणा 2L बराबर कितना होता है? P। इसको बोला जाता है क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये मान को हम Q गुणा 2L के स्थान क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ क्या हो जाएगा? P अपान, ध्यान देना यहाँ आधार दोनों का समान, R का स्क्वायर धन L का स्क्वायर, R का स्क्वायर धन L का स्क्वायर। जब आधार समान रहता है तो इनका घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तब यहाँ क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर।
दोनों का घात कितना, इसका एक है, इसका कितना 1/2, एक घात जुड़ेगा तो 1/1 धन कितना लिखेंगे 1/2। तब यहाँ ई बराबर 1/4πε0 पी अपान आर के घात 2 धन एल के घात 2, और उसके घात ध्यान देना यहाँ हर का लस निकालेंगे, दोनों खर क्या अलग अलग आपस में गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 3 गुणा 2 एकम 2 धन 1 एकम 1। तो ई बराबर 1/4πε0 पी अपान आर के घात 2 धन एल के घात 2, और पूरे के घात 2 अवे 3 3/2 हो जाएगा। हम जानते हैं दोनों आवेश कितना दूरी पर स्थित रहता है, अल्प दूरी पर स्थित रहता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ए को क्या कर लेते हैं, बहुत 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 छोटा मान लेते, किससे, आर से। तो क्या करते हैं, एल को छोड़ने पर, एल को जब छोड़ देंगे तब यहाँ क्या बचेगा, ई बराबर 1/4πε0 और पी अपान आर के घात 2 और पूरे घात एल तो छूट गया, बचा क्या, हाँ 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या, ई बराबर 1/4πε0 पी अपान आर के घात 3। यही निरक्षीय स्थिति का, यही निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है।